अगस्त 1947 में पंजाब की पार्टीशन के दौरान 10 लाख बेगुनाह अफराद की हलाकतें, लाखों औरतों का रेप, लाखों मासूम बच्चों को भयानक जालिमाना तरीके से हलाक करना, इसके लिए बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बरह रास्त तौर पर इसकी जिम्मेदार हैं। चाहे वो मुसलमान जागीरदारों के अशारे पर काम कर रही मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड हो, ऊंची जात के हिंदुओं के मफादात के लिए काम कर रही राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ हो, या फिर एक सेमी लिटरेट शख्स मास्टर तारा सिंह की तरफ से बनाई गई तंजीम अकाल फौज हो। ये वो 3 ग्रुप्स थे, 3 तंजीमें थी जिन्होंने पंजाब में मासूम बेगुनाह लोगों को हलाक करवाया, करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया। मुसलमान अक्सरती डिस्ट्रिक्ट्स में सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर, लायलपुर, यहाँ पर लाखों की तादाद में हिंदुओं और सिखों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया, जबकि हिंदुओं और सिखों के अक्सरती पंजाबी डिस्ट्रिक्ट्स पटियाला, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, यहाँ पर सदियों से बस रहे मुसलमानों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया, हलाक किया गया, औरतों का रेप किया गया, बच्चों को भयानक तरीके से मारा गया। तो ये 3 तंजीमें, 3 जमातें बरह रास्त तौर पर, अगर हम हिस्ट्री बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में न्यूट्रल तौर पर पढ़ें, ये 3 तंजीमों का किरदार सबसे ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है। इन 3 पार्टीज़ में से आज एक अहम पार्टी मुस्लिम लीग का करैक्टर समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग पंजाब में कैसे मजबूत हुई, वो पंजाब जिसने कभी मुस्लिम लीग को कबूल नहीं किया था, कैसे अंग्रेज़ों की मदद से मुस्लिम लीग पंजाब में मजबूत होती है, और मुस्लिम लीग के मजबूत होते क्या फिर उसके बाद नताइज सामने आते हैं पंजाब को लेकर। ऑल इंडिया में तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन चूंकि इस पार्टीशन में जो पंजाब की पार्टीशन हुई है, इसमें पंजाबियों को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है अपनी जान माल की सूरत में, अपने घर बार सदियों से जहां वो बस रहे थे इनको छोड़ने में। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग कैसे मजबूत हुई, और फिर मुस्लिम लीग के इस धड़े मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड ने कैसे उस वक्त होने वाले फसादात को भड़काने में अहम किरदार अदा किया। ये सब कुछ जानेंगे आज रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। मुस्लिम लीग को 1940 से पहले उस वक्त के इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में ऐसे इलाकों, ऐसे सूबों में तो किसी हद तक हमायत मिल रही थी जहां मुसलमान मिनॉरिटी में थे, लेकिन पंजाब की करैक्टरिस्टिक्स बहुत मुख्तलिफ थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग को अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, मुस्लिम लीग को मजबूत होने के लिए, मुस्लिम लीग को अपने आप को मकबूल जमात बनाने के लिए हालात ही नहीं थे, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ही नहीं थी। क्योंकि पंजाब का अगर हम 1941 का सेंसस देखें जो अंग्रेज़ों ने मरदमशुमारी कराई थी, तो इसके मुताबिक पंजाब में मुसलमान वाज़ेह अक्सरियत में थे, 53.2% थे। उसके बाद हिंदूज 29.1% थे, सिख्स 14.9% थे, और उसके बाद फिर क्रिश्चियंस 1.9% और बाकी जो मज़ाहिब के पैरोकार हैं वो 1.3% थे। यहाँ पर मुसलमान चीफ मिनिस्टर्स रहे थे 37 के इलेक्शन के बाद। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, आला पोजीशंस में मुसलमान बहुत ज़्यादा ऊपर थे, टॉप पोजीशंस पर थे। तो यहाँ पर ये नारा जो मुस्लिम लीग बाकी जगहों पर इंडिया के लगाती थी कि इस्लाम खतरे में आ गया है, मुसलमानों का क्या बनेगा, वो नारा पंजाब में इस तरह मकबूल नहीं हो सकता था, क्योंकि पंजाब में मुसलमान वैसे एक अक्सरियत में थे और अच्छी पोजीशंस में थे। स्वाय चंद बड़े शहरों के जिनमें लाहौर का बड़ा नाम आता है, इनमें जो मुसलमान ताजर हैं वो ज़्यादा नहीं थे। ताजर या दुकानदार, बिजनेसमैन वो हिंदू थे या सिख थे, लेकिन बाकी जो सरकारी पोजीशंस होती हैं, आला पोजीशंस होती हैं, यहाँ पर मुसलमान काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद थे। यही वजह है कि अगर हम 1937 के इलेक्शंस देखें तो पंजाब में
1937 के इलेक्शंस में 175 सीट्स में से मुस्लिम लीग सिर्फ 2 सीटें ले जा पाती है, और यहाँ पर मेजॉरिटी में 98 सीट्स पर यूनियनिस्ट पार्टी आती है। यूनियनिस्ट पार्टी एक प्रो ब्रिटिश पार्टी थी। उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट में जिस पार्टी को हम सबसे ज़्यादा प्रो ब्रिटिश कह सकते हैं वो यूनियनिस्ट पार्टी थी। इस पार्टी में बुनियादी तौर पर पंजाब के बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स शामिल थे, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख तीनों मज़ाहिब के ये जागीरदार शामिल थे। बुनियादी तौर पर ये फ्यूडल इंटरेस्ट के लिए काम करने वाली प्रो ब्रिटिश पार्टी थी। तो मुस्लिम लीग 37 में सिर्फ 2 सीटें ले पाती है, और इन 2 में से भी जो एक मुस्लिम लीग का एमएलए होता है राजा गजनफर, वो मुस्लिम लीग छोड़कर यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है। तो यूं 1 सीट मुस्लिम लीग के पास रहती है 37 में। 40s में ऐसा जो लाहौर में करारदादे लाहौर पेश की गई, जिसे करारदादे पाकिस्तान भी कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग ने कोशिश तो की मकबूल होने की पंजाब में, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि पंजाब की डायनामिक्स में वो वाले नारे फिट नहीं बैठते थे जो नारे मुस्लिम लीग यूपी में, सेंट्रल प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में, मुंबई में या ऐसे इलाकों में लगाती थी जहाँ पर मुसलमान मिनॉरिटी में था, जहाँ पर मुसलमान को ख़तरा फील होता था हिंदू मेजॉरिटी से। तो क्या ऐसा हुआ कि 1946 के इलेक्शन में वो पार्टी, वो मुस्लिम लीग जो 37 के इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटें लेकर जा पा रही है, और एक मुस्लिम लीग की फिर लोटा बन के यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया है। अगर हम देखें अब 1946 का जो पंजाब का इलेक्शन रिजल्ट है, तो इसमें मुस्लिम लीग 175 में से 73 सीटें लेने में कामयाब रहती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे नंबर पर 51 सीटें। शिरोमणि अकाली दल, ये सिखों के इंटरेस्ट की बात करने वाली पार्टी है, 20 सीट्स, यूनियनिस्ट पार्टी 21, और इंडिपेंडेंट जो हैं वो 10 सीटें ले पाते हैं। ऐसा क्या हुआ? एक ये इलेक्शन पाकिस्तान के नारे पर लड़ा गया, इसमें कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग ने पूरे इंडिया में जो इलेक्शन लड़ा उसमें पाकिस्तान का नारा था। दूसरा, अगर हम ये सोचें कि इस मुस्लिम लीग ने अपने मंशूर में कुछ बातें की थी कि हम आकर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे, आम बंदे की बहबूद के लिए काम करेंगे, और यहाँ पर मुस्लिम लीग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने 1946 के इलेक्शंस में ये लाइन ली थी कि जो भी नेशनलिटी है, जो भी कौम है, वो अगर किसी फेडरेशन का हिस्सा नहीं रहना चाहती तो उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग की मदद कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का मुस्लिम लीग की मदद का असर इसलिए नहीं हम मान सकते कि ये इलेक्शन पॉपुलर बेसिस पर हो ही नहीं रहा था। यानी ये इलेक्शन ऐसा नहीं था कि जिसमें हर बालिग के पास वोट का हक था। इन इलेक्शंस में सिर्फ ऐसे लोग ही वोट दे सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी या ज़मीनें थी या जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। यानी इनमें जो मैसेज थे, जो किसान थे, किसानों की अक्सरियत थी, मजदूर थे, गरीब थे, आम लोग थे, वो तो वोट दे ही नहीं सकते थे। तो जाहिर बात है कम्युनिस्ट पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करती भी तो मजदूरों या किसानों को करती, तो मजदूर किसान तो इसमें वोट डाल ही नहीं रहे थे। ये तो पूरी प्रॉपर्टीड क्लास थी जो 15, 16, हाथ होगी 20% बनती थी जो वोट कास्ट कर सकती थी। जहां तक मुस्लिम लीग के इस जो मैंने खौफ की बात की कि उसने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है और मुस्लिम हो तो मुस्लिम लीग में आ जाओ, मुसलमानों का क्या बनेगा, वो पंजाब के जो मुसलमान हैं उनके सामने इसलिए ज़्यादा सेल नहीं हो रहा था, जिस तरह मैं बता चुका आपको कि वो पहले ही मेजॉरिटी में भी थे और अच्छी पोजीशंस पे ही थे। असल में मुस्लिम लीग को जो 1946 में मकबूलियत मिलती है, इलेक्शंस में कामयाबी मिलती है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मुस्लिम लीग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी 1939 से 1945 में जिस तरह इंग्लैंड की सपोर्ट कर रही होती है, इंग्लैंड की हमायत कर रही होती है, जिस तरह बाकी भी इंडिया की कई पॉलिटिकल पार्टीज इंग्लैंड की हमायत कर रही होती हैं, इनमें हिंदुओं की जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है हिंदू महासभा वो भी शामिल है, आरएसएस भी शामिल है, अंबेडकर साहब जो हैं वो दिलतों के लीडर वो भी शामिल हैं, ये सब अंग्रेज़ों की सपोर्ट कर रहे थे। इस सपोर्ट के दौरान मुस्लिम लीग ने पंजाब में बड़े पैमाने पर जो यूनियनिस्ट पार्टी के जागीरदार थे, पीर थे, जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स करते थे, लूट मार करने के लिए पॉलिटिक्स करते थे, लूट मार करने के लिए पावर में आते थे और प्रो ब्रिटिश पॉलिसी इख्तियार करते थे, मुस्लिम लीग ने तेज़ी से ऐसे पीरों को, ऐसे जागीरदारों को
अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। एक रिसर्च के मुताबिक जो यूनियनिस्ट पार्टी के मोर देन 60% सियासतदान थे, 60% MLAs थे, वो 1945 तक मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। अब जो बड़े जागीरदार मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, जिसका मुस्लिम लीग को बड़ा फायदा हुआ 1946 के इलेक्शन में, इनमें मुमताज दौलताना थे, इनमें शौकत हयात थे। शौकत हयात अब बेटे थे सिकंदर हयात के, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1930s में। 37 के इलेक्शन के बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे थे और बिल्कुल एक प्रो ब्रिटिश पॉलिसी इख्तियार करते थे, बरतानिया नवाज थे। इनके बेटे शौकत हयात अब मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। फिरोज खान नून जो इस हद तक अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे कि ये वासराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल थे, और वासराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल छोड़कर फिर ये 1946 के इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग में शामिल हुए। फिरोज खान नून ने को बताया गया, पता चल गया होगा कि अंग्रेज अब जा रहे हैं, अब सीधी लूट मार करने का तरीका एक ही है कि पंजाब में मुस्लिम लीग में शामिल हो जाओ ताकि बराह रास्त लूट मार का मौका मिले। फिर फिरोज खान नून पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही बनते हैं। बैड लक, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग फिर पाकिस्तान में बाद में पावर में भी आए। इसी तरह राजा गजनफर का नाम है। ये राजा गजनफर पोटोहार के पॉलिटिशियन थे, सियासतदान थे, अपॉर्चुनिस्ट थे। जैसे मैंने कहा कि 1937 में मुस्लिम लीग के टिकट से जीत कर यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। इनको भी अब ये स्मेल आ गया था कि मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आ रही है, अंग्रेज़ पावर मुस्लिम लीग को दे रहा है, तो मुस्लिम लीग में शामिल हो जाओ। फिर एक और नाम इफ्तिखार हुसैन ममडोट, ये भी यूनिस्ट बैकग्राउंड के आदमी थे, बहुत बड़े जागीरदार थे ईस्ट पंजाब के, और ये भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इफ्तिखार हुसैन ममडोट ने भरपूर किरदार अदा किया पंजाब के जागीरदारों, ज़मींदारों, पीरों को मुस्लिम लीग में लाने का 1946 के इलेक्शन में। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब का पहला चीफ मिनिस्टर भी इसी इफ्तिखार हुसैन ममडोट को बनाया गया, जो एक जागीरदार था, एक लैंडेड एलीट का आदमी था, मुफाद परस्त था, लूट मार करने के लिए पॉलिटिक्स करता था। ऐसे शख्स को पंजाब का पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया 1947 में। फिर मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, ये अपने आप को लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट कहते थे, कांग्रेस का बैकग्राउंड रखते थे, लेकिन ये भी बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे। ये भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। तो ये चंद मिसालें हैं हमारे सामने कि जो जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने अपने साथ जागीरदारों को पंजाब में शामिल किया, पीरों को शामिल किया, मुख्तलिफ तरह के जहाँ जहाँ पीरों के असरात थे, जैसे मुल्तान में गिलानी फैमिली, कुरैशी फैमिली, आगे फिर साउथ में हम बात करें तो मजारीज, लुगारीज, और ये चंद बड़े नाम जो मुस्लिम लीग के पोस्टर बॉयज के तौर पर सामने थे, जो मैंने नाम लिए, मुमताज़ दौलताना जैसे, शौकत हयात जैसे, फिरोज नून जैसे, इफ्तिखार हुसैन ममडोट जैसे, ये आगे थे। तो यही वजह है कि मुस्लिम लीग जो है वो 1946 के इलेक्शन में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर पाई और 73 सीटें इसने जीती। इन 73 सीटों में ये बात भी ज़रूरी है हमारे जहन में रहे कि 84 सीटें मुसलमानों के लिए मखसूस थी, यानी 84 सीटों पर मुसलमान ही खड़े हो सकते थे और मुसलमान ही सिर्फ वोट दे सकते थे। इन 84 सीटों में 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी। ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो मुस्लिम लीग का मुकाबला कर रहे थे वो कांग्रेस के जो हामी मुसलमान थे, कांग्रेसी मुसलमान थे, अहरारे हिंद वाले मुसलमान थे, ऐसे जो थे जमीयतुल इस्लाम, जमीयतुल हिंद वाले जो मुसलमान थे, ये मुकाबला कर रहे थे। तो इनका मुकाबला हो नहीं सकता था जो मुस्लिम लीग के बड़े जागीरदार थे, जिनके पास पैसा था, वसाइल थे, अंग्रेज़ों की भरपूर सपोर्ट थी। तो यही वजह है कि मुस्लिम लीग कामयाब रही। ये असल में वो बड़ी वजह है, और यही वजह है कि ऐसे हिस्टोरियंस जो बिल्कुल आज के दौर में न्यूट्रल माने जाते हैं, गैर जानिबदार माने जाते हैं, जिनका टिल्ट किसी एक तरफ दिखाई नहीं देता, ना वो इंडिया की रूलिंग एलीट को मानते हैं, ना वो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की लाइन टो करते हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम आयशा जलाल का है। आयशा जलाल भी ये लिखती हैं कि मुस्लिम लीग की कामयाबी में पंजाब में 1946 में बड़ा किरदार था कि यूनियनिस्ट पार्टी के लोग शामिल हो गए थे, जागीरदार और पीर जो हैं वो मुस्लिम लीग के साथ शामिल हो गए थे। आयशा जलाल ये बताती हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की ऑर्गेनाइजेशन का भी इतना करैक्टर नहीं था, क्योंकि आयशा जलाल के मुताबिक इलेक्शन से पहले, 1946 के इलेक्शन से पहले जो मुस्लिम लीग की कई ब्रांचेस थी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या देहातों शहरों में, वो बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड्स पर थी, यानी ऐसे ही ड्राइंग बोर्ड्स पर कुछ दिखा दिया, कुछ कर लिया, उसमें ना कोई मैसेज की सपोर्ट नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशनल काम नहीं था। बाकी जहाँ तक कुछ बाकी फैक्टर्स होते हैं वो अपनी जगह इन्वॉल्व थे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि मुस्लिम लीग को
اس وقت مسلم لیگ نے جاگیرداروں کی، پیروں کی، فیوڈل لارڈز کی حمایت حاصل کر لی اور یہ الیکشن جیت لیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے وی لاگ کے آغاز میں کہا کہ مسلم لیگ کے دھڑے نے، مسلم لیگ نیشنل گارڈ نے RSS کی طرح اور اکال فوج کی طرح پنجابیوں کو مرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم دیکھیں گے کبھی کہ پنجاب میں کس طرح پنجابی کو پنجابی سے مروایا گیا، ہلاک کرایا گیا، لڑایا گیا، اور اس میں ان تنظیموں کا کردار کیا تھا. یہ ایک الگ وی لاگ ڈیمانڈ کرتا ہے کیونکہ اتنا بڑا موضوع ہے. آج ہمارا وی لاگ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کیسے مضبوط ہوئی، کیسے الیکشن جیت پائی 1946 کا. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ وی لاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.